एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कहता है कि शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। कह रहा आपको बताना है कि जो ये लाइनें मिल करके ट्राइंगल बनाती हैं, लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। दूसरी लाइन है बेटे y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। और तीसरी लाइन है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तीनों मिल करके ट्राइंगल अगर आप बनाओगे तो ये तीनों मिल करके जो एरिया बनाते हैं वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है c1 माइनस c2 होल स्क्वायर और होल अपॉन ट्वाइस ऑफ मॉड m1 माइनस m2। ये हमें प्रूफ करके लाना है। ठीक है, देख लो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मेंसुरेशन में तो हमने पढ़ा है हाफ बेस इनटू हाइट, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या चाहिए? तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए? तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। इतना लेट क्यों भाई? हाँ, जल्दी आया कर बेटा। ठीक है, तो क्या होने चाहिए? तीनों वर्टेक्स के, मतलब ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ध्यान से समझो, अगर ये तीनों ही लाइनें जब आप ड्रॉ करोगे तो ये तीनों लाइंस कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही होंगी प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में। पहली दो लाइन हो गई। तीसरी क्या है? x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होगी? y एक्सिस सीधी, मतलब उसको मैं ऐसे बना लेता हूं, ये हमारी x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन हो गई। ध्यान से समझो। ठीक है, पहली लाइन की इक्वेशन हमारी हो गई y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। दूसरी लाइन हो गई y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। और तीसरी लाइन हो गई x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीनों मिल करके जो ट्राइंगल बना रही हैं उसका एरिया ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ये तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मिल जाएं तो इसका मतलब मैंने वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल निकाल ली है। ध्यान से देखो, ए बी और सी, यही होगा ना। अगर लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करूंगा तो वर्टेक्स ए निकलेगा। लाइन 1 और 3 को सॉल्व करूंगा तो कौन सा मिलेगा? वर्टेक्स बी मिलेगा। लाइन 2 और 3 को सॉल्व करूंगा तो वर्टेक्स सी मिलेगा। समझ में आ गया कैसे कोऑर्डिनेट निकालने हैं? अब हम सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। देखो दोनों y के इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी m1x प्लस c1 इज इक्वल टू m2x प्लस c2। अब बेटा इसे कर लेते हैं हम रीअरेंज और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। m1 माइनस m2 इंटू एक्स इज इक्वल टू c2 माइनस c1। दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ x इज c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m। x निकल गया। अब x को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुट x इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें क्या मिल जाए? y मिल जाए। y इज इक्वल टू m1 और x की जगह हो गया c2 माइनस c1 और होल अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1। एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया c2 m1
माइनस C1M1 C1M1 माइनस C1M2 और होल अपॉन M1 माइनस M2। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? C1M1 और C1M1 ये दोनों गए, और कुछ जा रहा है? C1M1 और C1M1 चला गया, बाकी ये हमारे पास बच गया। ठीक है ना? तो ये कोऑर्डिनेट बच गए हमारे पास C2M1 माइनस C1M2 और होल अपॉन M1 माइनस M। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब जो ये x और y की वैल्यू आई है, इससे हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट आ गए? इससे हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए a के, है ना? वर्टेक्स a के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। अब वर्टेक्स a के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज a विद x1 यानी C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 और y1 क्या हो जाएगा? C2M1 माइनस C1M2 और होल अपॉन M1 माइनस M। बस पहले वाले में मेहनत थी, अब दूसरा सॉल्व करते हैं। बाई सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, अगर फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करूं तो x तो पहले ही 0 है, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके ये मिलना चाहिए। x की जगह मैंने 0 डाल दिया, y कितना आ गया बेटा? C1 आ गया। ठीक है, तो y कितना आ गया हमारे पास? y इज C1 और x इज 0। तो दिस इंप्लाइज कोऑर्डिनेट ऑफ C इज 0, C1। बाई सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को सिंप्लीफाई करूं अगर मैं, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड। x को 0 डाला, y कितना आ गया बेटा? y C2 आ गया और x कितना है? 0। दिस इंप्लाइज कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स b इज 0, C2। पहले यहां तक ध्यान से देखो, सब कुछ क्लियर हो गया। पहली मेहनत किसमें? फर्स्ट सेकंड में है, बाकी तो सिंपल सारे वर्टेक्स हमारे पास निकल के आ गए। जब सारे वर्टेक्स आ गए, अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्या फॉर्मूला याद है सबको? एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2x1। x1 देखा जाए बेटा तो इसका x1 ये रहा, यहां से हम शुरू। x1 हो गया C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 और x1 मल्टीप्लाई किससे होता है? y2 माइनस y3। y2 कितना निकला है? C1 और y3 कितना निकला है? C2 निकला। तो लिख सकता हूं C1 माइनस प्लस, अब आप लोगे x2, x2 हमारा क्या होगा? 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये 0 आ गया। फिर आप लेंगे प्लस x3, x3 भी क्या हो गया हमारा? 0, 0 इंटू समथिंग 0, खत्म हो गया। देखो देखने में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था, क्वेश्चन यहीं पे डन हो चुका। ठीक है, अब अगर मैं माइनस ले लूं कॉमन, ध्यान से देखो, दिस इंप्लाइज 1/2, इसमें से मैंने माइनस ले लिया, कॉमन है मॉडुलस के अंदर ही बेटा, लिख सकते हो C1 माइनस C2 होल स्क्वायर और होल अपॉन M1 माइनस M। क्या सही है? अब C1 माइनस C2 जो होल स्क्वायर है, उसे क्या मॉड की जरूरत है? क्योंकि C1 माइनस C2 ऑलवेज पॉजिटिव होता है अगर स्क्वायर है तो। ठीक है, और माइनस पे मॉड अप्लाई किया तो प्लस हो गया, यानी एरिया हमारे पास आ गया। अब जैसी प्रेजेंटेशन वाली कर सकते हैं हम, C1 माइनस C2 होल स्क्वायर और होल अपॉन ट्वाइस ऑफ मॉड M1 माइनस M। नीचे मॉड लगाना क्यों जरूरी है?
क्योंकि m1 और m2 में से हमें पता नहीं है कौन सा लार्जर है। तो अगर मान लो नेगेटिव आ गया तो एरिया कांट भी नेगेटिव, इसलिए नीचे मॉड रहेगा, ऊपर हटा सकते हैं और लगा भी सकते हैं, लेकिन हमें वही प्रेजेंटेशन चाहिए जो बुक देती है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया ऐसे ही प्रेजेंट होना चाहिए। ये क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हो गया हमारा खत्म। ठीक है, नोट कराओ। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या बोलता है? अ लाइन इज सच दैट, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइन्स 5x minus y plus 4 and 3x plus 4y minus 4 is equal to 0 is bisected at the point 15, obtained its equation। कह रहा आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो हमें दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी हैं, 5x माइनस वाई प्लस 4, 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 पहली है। दूसरी बेटा 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से पढ़ता हूं। कह रहा है अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब क्या हो गया? लाइन का एक पार्ट, और सेगमेंट क्या होती है? जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट लाई बिटवीन दीज टू लाइन्स इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट 15, ऑब्टेन्ड इट्स इक्वेशन। ठीक है ना? अब हमारे पास ये दो लाइनें हो गई, ये पहली लाइन और दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो ऐसे मैंने बना दिया, देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इंटरसेक्टिंग लाइन्स ही होंगी। तो पहली लाइन की इक्वेशन हमारी हो गई 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन हो गई 3x प्लस 4y माइनस 4 इज बन गई। कह रहा है सेगमेंट ऑफ अ लाइन लाई बिटवीन दीज टू लाइन्स, एक कोई भी तीसरी लाइन है जिसकी सेगमेंट इन दोनों लाइन के बीच में आती है। तो अब ऐसे स्ट्रेट लाइन बनी हो तो सेगमेंट बनाना मुश्किल है, बताना है ना। लेकिन अगर मैं देखूं तो सेगमेंट कहां बन रहा है, ध्यान दो अगर आप, तो यहां पर सेगमेंट बन रहा है। ये देखो, यही तो दो एंड पॉइंट हो सकते हैं इसके। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सेगमेंट क्या है? यही तो पॉइंट होंगे जो सेगमेंट बनाएंगे। तो इसको मैं नाम दे देता हूं ए, और इसको मैं नाम दे देता हूं, कह रहा है इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट, मान लो ये पॉइंट पी हो गया, इस पे बाइसेक्ट हो रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ? दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है, मतलब ए बी को दो, यानी पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इन शॉर्ट कह सकते हैं, समझ गए? पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हो गया। कह रहा अब बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, यानी लाइन, सपोज इसको मैं नाम दे देता हूं L3, ये लाइन हमारी हो गई L1 और ये लाइन हो गई हमारी L2। तो हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है? L3। एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक पासिंग पॉइंट, वो है मेरे पास 15। दूसरा क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। अब स्लोप डायरेक्ट तो दे ही नहीं रखा इसमें, क्या क्या होना चाहिए? पैरेलल, परपेंडिकुलर, एंगल बिटवीन टू लाइंस, यही सब होगा। ठीक है, या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें दिखाई दे रहे हैं ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट। यानी इन दो इंटरसेक्शन पॉइंट में से अगर एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट मैं निकाल लूँ उसके कोऑर्डिनेट, तो क्या इस लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल सकता? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में क्या करना है हमें? तो अब हमने क्या किया, इसके कोऑर्डिनेट लेट किए। सपोज ए के कोऑर्डिनेट हो गए बच्चों एच और के, और बी के कोऑर्डिनेट हो गए ए और बी। यहाँ पे वेरिएबल चार हो गए, एच के ए बी। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते तो सबसे पहली बात, बिकॉज ए लाइज ऑन विच लाइन? L1,
इसलिए लिखना ठीक रहेगा, बाकी नहीं तो लाइन की इक्वेशन लिखो। देयरफॉर दिस कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द इक्वेशन। कितना आ गया? 5h माइनस के इज इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर 1 एक बन गई। अगर एच के में एक और इक्वेशन बन जाए तो समझ लो क्वेश्चन हम कर गए, क्योंकि फिर हम एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व कर लेंगे। सबको समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट। ठीक है, अब यही काम हम ए बी के साथ भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिकॉज ए बी या बिकॉज बी lies on L2, therefore coordinate of B satisfying the equation, यानी 3A plus 4B is equal to 4। इक्वेशन नंबर 2। इसका लेकिन हमें कोई फायदा ही नहीं है, A और B में हो गई, ये H और K में हो गई। अब आपको देखना है कि भाई H, K और A, B को कैसे रिलेट कर सकते। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है कुछ? कोई बता सकता है क्या होने वाला है? क्या बेटा? बिकॉज P इज मिड पॉइंट, किसका है? AB का। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स A एंड B, इसके हिसाब से करूं तो क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 h प्लस A अपॉन 2, y1 प्लस y2 k प्लस B अपॉन 2। बट कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है? वो है 1,5। दिस इंप्लाइज h प्लस A अपॉन 2 कॉमा k प्लस B अपॉन 2 इज इक्वल टू 1,5। होगा ऐसा? अब यहां से मैं H और A में रिलेशनशिप बना सकता हूं। दिस इंप्लाइज H प्लस A अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, K प्लस B अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज H प्लस A इज इक्वल टू 2। तो व्हाट अबाउट A? A इज 2 माइनस H। ठीक है, यही सेम केस K प्लस B इज इक्वल टू 10। दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू 10 माइनस K। मुझे A मिल गया और मुझे B मिल गया। क्या ये दोनों वैल्यू अगर इक्वेशन 2 में डाल दूं तो H और K में नई इक्वेशन बन गई कि नहीं? है ना? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन मैं कह सकता हूं 3 की जगह आ गया 2 माइनस H और प्लस 4 की जगह आ गया 10 माइनस K इज इक्वल टू 4। अब बेटा सिंप्लीफाई करूं तो कितना आ गया? 6 माइनस 3H प्लस 40 माइनस 4K इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज 46 माइनस 3H माइनस 4K इज इक्वल टू 4। 4 को यहाँ लाते हैं, बाकी सारी चीज़ें राइट पे ले जाते हैं। प्लस 3H प्लस 4K इज इक्वल टू 42। रिलेशन नंबर 3। क्या H और K में इक्वेशन बन गई? एक फर्स्ट इक्वेशन H और K में है, दूसरी थर्ड इक्वेशन H और K में है। तो एलिमिनेशन मेथड से अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 4 से चलेगा, एंड थर्ड मल्टीप्लाई बाय 1 एंड थर्ड मल्टीप्लाई बाय 1 एंड थर्ड मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 4 से किया था ना, सॉरी। 5 4 द 20 H माइनस 4K और कितना हो गया? माइनस 16। और यहां आ गया हमारा 3H प्लस 4K 42। साइन चेंज करो, साइन चेंज करना है? नहीं, ये तो डायरेक्ट प्लस हो रहा है। 20 और 3 23H, 42 में से 16 हटाओ 6,
26, h कितना आ गया 26/23। ठीक है, अब h को पुट करते हैं और k निकाल लेते हैं। h को पुट करते हैं और k निकाल लेते हैं। पुट h इन इक्वेशन नंबर 1 ठीक रहेगा। पुट h इन इक्वेशन नंबर 1, तो h की जगह आ गया 5 इंटू 26/3 माइनस k इज इक्वल टू -4। तो कितना बना 5 6 30, 5 2 10 और 3 13 प्लस 4 इज इक्वल टू k। 4 इधर आ गया, बाकी k को हम उधर लेके चले। ठीक है ना, ऐड करो कितना आंसर बनेगा। ये हमारे पास आ गया कितना 130, ये -4 ही है ना। हाँ बेटा, तो इक्वेशन नंबर 2 है वहां होना चाहिए -3h। बेटा 2 इंटू 2 माइनस एच मैंने रख दिया, 10 माइनस के रख दिया, -4 को उधर ले गया, 4 हो गया, 3 2 6 -3h हो गया, 40 हो गया, -4 के हो गया और 4 हो गया, 46 हो गया, -3h -4k इज इक्वल टू 4 हो गया। मैंने क्या किया, ये -3h और -4k को मैं राइट पे लेके गया हूँ और 4 को इधर ला के सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, मैंने ऐसे किया। अब इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, आगे चलते हैं। कितना हो गया 130 प्लस 4 3 12, 4 2 8 और 1 9, 92 और होल अपॉन हमारा आ गया 23 इज इक्वल टू के। दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ के इज, दिस इज 2 और 9 और 3 12, 1 और 1 2, 222/23। तो h और k किसके कोऑर्डिनेट हैं, a के। a के हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए 26/23 एंड 222 एंड 222/23। तो अब मुझे a और b निकालने की तो कोई जरूरत नहीं है जरूरत नहीं ना। ठीक है, ये हमें कोई जरूरत, बढ़ते हैं हम आगे। अब क्या करना है, स्लोप निकाल लो बेटा। स्लोप ऑफ L3 लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है। तो स्लोप क्या होगा, x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 222, 5 माइनस 222/23 अपॉन 1 माइनस h कितना हो गया 130 कितना 26/23। ये हमारे पास हो गया। अब सिंप्लीफाई करूं तो कितना आ गया 5 3 15, 5 2 10 और 1 11 माइनस 222 और होल अपॉन 23 और नीचे 23 माइनस 26/23। ठीक है ना, कैलकुलेशन काफी है। 23 से 23 कट गया और अब मुझे स्लोप कितना मिल गया, हमारा स्लोप आ गया, इधर लेस करो 7, 1 आउट ऑफ 1 0, 2 आउट ऑफ 1 1, 107 अपॉन -3 और -107 हो गया प्लस 107/3। ये हमारा स्लोप आया।
अब निकालो इक्वेशन ऑफ L3। क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ L3। तो इक्वेशन ऑफ L3 की बात करूं तो y माइनस y1, यही यूज करें तो ज़्यादा बेहतर है। y माइनस 5 107/3 और x माइनस x1 विच इज माइनस। ठीक है, अब चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ गया? 3y माइनस 15 107x माइनस 107। क्या ठीक चल रहा है? 107x माइनस 3y, 15 को यहां ले जाओ, कितना आ जाएगा? 92 इज इक्वल टू। चेक करना बेटा आंसर। देखो सही निकाला है, कैलकुलेशन तो काफी हुई है। 107x माइनस 3y माइनस 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था। देख लिया कैसे कैसे हम क्वेश्चन को लेके आए, कहाँ से? सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब नोट कर लो जल्दी। तो क्या क्या वर्किंग थी इसमें, ध्यान से समझो। ये कह रहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose segment is lie between these two line। तो ये दो लाइनें हो गई हमारे पास। L3 एक लाइन हो गई जिसका कुछ पार्ट इस लाइन के बीच में आता है, इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट 15। तो मुझे ये पता चल गया कि इस लाइन का एक पॉइंट हमारे पास है। अब क्योंकि बाइसेक्ट कोई स्लोप से रिलेटेड बात नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, ए के कोऑर्डिनेट एच के मान लिए, बी के कोऑर्डिनेट ए बी मान लिए। ए लाई ऑन द फर्स्ट लाइन L1, तो देयरफॉर दिस कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द इक्वेशन, रख करके एक इक्वेशन बना ली। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास क्या हो गया कि बिकॉज ए बी लाई ऑन लाइन L2, तो वो इक्वेशन रख करके हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली। वो हो गया, ए और बी की फॉर्म में एक इक्वेशन बना ली। अब क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है ए बी और एच के में, तो कैसे सॉल्व करें? फिर हम आ गए कि P इज अ मिड पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला लगाया और वहां से हमने मिड पॉइंट निकाले इन टर्म्स ऑफ एच ए और के और बी की फॉर्म में निकल गए। अब पॉइंट हमें दे रखे थे, दोनों को कंपेयर किया, एच के और ए बी में रिलेशनशिप ढूंढा। ए को इन टर्म्स ऑफ एच निकाला, बी को इन टर्म्स ऑफ के निकाला, फिर से सेकंड इक्वेशन में डाला। आप एच और के को ए और बी में भी निकाल करके फर्स्ट को यूज कर सकते हो। फिर हमने क्या किया, वो दोनों एच और के की इक्वेशन आ गए। अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, एलिमिनेशन मेथड लगाया, एच और के की वैल्यू निकाली। एच और के शो करते हैं वर्टेक्स ए को, निकाल लिया। यानी इस लाइन L3 के दो पासिंग पॉइंट मिल गए, एक ए और दूसरा P। जब दो पासिंग पॉइंट है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं और फिर इक्वेशन निकाल सकते हैं, और क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, चलो जी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 16 पर आओ। कह रहा है शो दैट द पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट such that its distances from two lines 3x minus 2y is equal to 5 and 3x plus 2y is equal to 5 are equal is a straight line। क्या मूविंग पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन? ये बात समझ में आई? मूविंग पाथ का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो वो पॉइंट कंटिन्यू चलता जा रहा है ऐसे, अगर ये मूविंग पाथ जो पॉइंट है एक स्ट्रेट लाइन बनाए, तो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देना चाहिए। जो पॉइंट आप लो वो क्या बनाना चाहिए? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाना चाहिए। अगर मूविंग पाथ प्रूफ करना हो कि इस पॉइंट का मूविंग पाथ एक सर्कल है, तो वो पॉइंट आपको एक सर्कल की इक्वेशन देना चाहिए। यानी उसका मूविंग पाथ क्या है? सर्कल है। मूविंग पाथ को लोकस ऑफ अ पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकस ऑफ अ पॉइंट। तो इसने ये बोला कि ये जो दो लाइनें हैं, इससे एक पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है। इससे क्या है? एक पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है इन दो लाइन से। एग्जाम्पल नंबर 16। तो हमें प्रूफ करना है कि इसका जो मूविंग पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। यानी वो जो पॉइंट जैसे एक्स वाई है, अगर मान लो पॉइंट एक्स वाई मानते हो, तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देना चाहिए। कौन सी स्ट्रेट लाइन होती है?
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये देनी चाहिए। ठीक है ना। तो पहले इन दोनों लाइंस को देख लो, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइंस हैं? लाइन L1 मैंने ले लिया, ये है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। लाइन L2 की इक्वेशन है बेटा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं? नहीं, इंटरसेक्टिंग है ना। तो ऐसे रफ फिगर बनाने के लिए मैंने किया। तो मैं इन दोनों लाइंस की फिगर बना लेता। मान लो एक लाइन ये हो गई इस तरीके से, और दूसरी लाइन कुछ ऐसे हो गई। इंटरसेक्ट कराओ या ना कराओ, आगे चल के इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, ये हो गई हमारी लाइन L1 और ये हो गई हमारी लाइन L2। कह रहा कोई एक पॉइंट है, सपोज वो पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं H के। कह रहा ये पॉइंट इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है। यानी कुछ कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। जब किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस देखते हैं तो वो डिस्टेंस कौन सा होना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। ये देखो, ये हो गया m और ये हो गया n। सही है। इस डिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूं d1 और इस डिस्टेंस को नाम दे रहा हूं मैं d2। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है, बाद में ठीक कर लेंगे, अभी लिख लिया दोनों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गई बात? अब बेटा बिकॉज d1 इज इक्वल टू d2, these two distances are equal, therefore अब d1 डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन L2। कौन सा फॉर्मूला? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल मॉड। याद आया? तो अगर मैं h और k पॉइंट लूं तो लाइन L2 में क्या इक्वेशन बनेगी? बनेगा डिस्टेंस 3h प्लस 2k माइनस 5 और होल अपॉन रूट क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्या सही है? और ये हमने लगा दिया मॉड। और दूसरे इक्वेशन की हेल्प से d2 डिस्टेंस निकालूं तो क्या बनेगा? 3h माइनस 2k और माइनस 5 अपॉन रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ गया? 3h प्लस 2k माइनस 5 और 9 और 4 कितना बन गया? रूट 13 इन मॉड। यहां बन गया 3h माइनस 2k माइनस 5 और नीचे कितना आ गया? 30। अब बच्चों मॉडुलस है दोनों तरफ। ठीक है ना। तो कैसे कंपेयर किया जाता है? जैसे हमारे पास मॉड x इज इक्वल टू मॉड y है, मॉड x इज इक्वल टू मॉड y है, तो आप इसे लिख सकते हो x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। क्या लिख सकते हो? x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। ठीक है ना। एक ही तरफ आपको प्लस माइनस लगाना है, दोनों तरफ नहीं। ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस होगा कंपेयर, माइनस माइनस होगा कट के प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब दो तरीके हो सकते हैं, या तो x और y को ले लो प्लस प्लस, या ले लो x माइनस वाई ले लो प्लस माइनस। क्योंकि मुझे शो करना ये स्ट्रेट लाइन है, तो मुझे दोनों कंडीशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक कंडीशन कर दो बहुत है। तो मैं फिर क्या दिमाग लगाता हूँ, मैं दोनों साइड को प्लस वाला ले लेता हूँ। 3h प्लस 2k माइनस 5 और होल अपॉन कितना आ गया? रूट 13। एक कर लेते हैं, 3h कट ही जाएगा, एक नेगेटिव भी ले लेंगे। ठीक है, माइनस 2k माइनस 5 अपॉन रूट 13। तो रूट 13 और रूट 13 कैंसिल आउट बच्चों। आगे क्या कंडीशन रही? 3h और 3h भी 0 हो जाएगा। इधर आ गया 2k प्लस 2k और 5 भी क्या हो गया? 0। कितना आंसर आ गया? 4k इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 0। या तो ये इक्वेशन बन सकती है। क्या k इज इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन है? कोई बता सकता है?
क्या k इज इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन है? k का मतलब y हो गया, जनरल पॉइंट y इज इक्वल टू 0, तो कौन सी लाइन? x एक्सिस, पाथ हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन और सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी कौन सी लेंगे? नेगेटिव वाली। ये ले लिया बेटा 3h प्लस 2k माइनस 5 होल अपॉन रूट 13 इज इक्वल टू माइनस 3h माइनस 2k माइनस 5 अपॉन रूट 13। अब रूट 13 और रूट 13 कैंसिल आउट, क्या बचा? 3h प्लस 2k माइनस 5 माइनस 3h प्लस 2k प्लस 5। अब क्या बचना चाहिए? 2k और 2k 0 हो गया, इधर कितना आ गया? 6h इज इक्वल टू 10, और h की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 10/6, h इज इक्वल टू 5/, ठीक है ना? तो k हमारा 0 निकला है, यानी या तो इक्वेशन ये हो सकती है, या इक्वेशन h इज इक्वल टू 5/3 हो सकती है। या तो ये लाइन पैरेलल टू दी y एक्सिस होगी, या ये लाइन पैरेलल टू दी x एक्सिस होगी। ठीक है ना? फ्रॉम दीज टू कंडीशंस, फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप कह सकते हो द पाथ ऑफ P इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड path of P is a straight line, या locus of point P is a straight line। समझ में आया पूरा क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इसके बाद अब एक मुझे क्वेश्चन